हम लोग बातचीत कर रहे थे कि स्त्रीवादी साहित्य अध्ययन सिद्धांत की के क्रम में हमें कहाँ से देखना चाहिए। ठीक है, जैसा कि अभी हम लोगों ने बातचीत की कि इस अध्ययन पद्धतियों की आवश्यकता क्यों है। जो साहित्य अध्ययन पद्धतियाँ हैं वो एक तरह से हमें साहित्य को पढ़ने पढ़ाने का नज़रिया देती हैं। जब हम साहित्य को टेक्स्ट की तरह, पाठ की तरह पढ़ते हैं तो हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम उसे किसी न किसी दृष्टिकोण के सहारे और किसी पद्धति के सहारे पढ़ें। तो साहित्य अध्ययन पद्धति में, साहित्य के अध्ययन पद्धति में स्त्रीवादी जो दृष्टि है वो कैसे हमारी मदद करती है और इस दृष्टिकोण के सहारे हम विषयों को कैसे खोल सकते हैं और इस दृष्टिकोण का दायरा क्या है, ये तमाम सवाल आते हैं। सबसे बुनियादी बात तो ये है कि स्त्रीवादी साहित्य अध्ययन दृष्टि केवल स्त्री के विषयों को ही विश्लेषित करने में उपयोगी है, ये मानना गलत है। अमूमन ये धारणा बन जाती है कि जब हम स्त्रीवादी साहित्य अध्ययन पद्धति कहते हैं तो ऐसा लगता है जैसे स्त्री की दृष्टि से साहित्य का अध्ययन करना, और ये काम साहित्य को संकुचित करने का काम होगा। एक मानसिकता हमारी बनती है, जबकि यही चीज़ हम अन्य अध्ययन दृष्टियों के साथ लागू नहीं करते। उत्तराधुनिक अध्ययन दृष्टि अगर कोई कहता है तो हम सोचते हैं कि ये साहित्य को कुछ नया दे रहा होगा, और इसी तरह से आधुनिकतावादी दृष्टि या मध्यकालीन दृष्टि की जब हम बात करते हैं तब भी हम इस कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ते कि मध्यकाल या मध्यकालीनता साहित्यवादी साहित्य दृष्टि कहीं हमारे साहित्य की समझ को संकुचित तो नहीं कर रही। आधुनिकतावादी साहित्य अध्ययन दृष्टि केवल आधुनिक लेखकों और रचनाकारों को समझने भर में मदद तो नहीं कर रही और बाकियों को खारिज कर रही है। क्या इस तरह के विचार हमारे इन अध्ययन दृष्टियों के संदर्भ में नहीं उठते। लेकिन जब स्त्रीवादी अध्ययन दृष्टि कहते हैं तो ऐसे लगता है जैसे कि केवल स्त्रियों के नज़रिए से यहाँ विषय को देखा जाएगा और ऐसा करना विषय को संकुचित करना है या पाठ को संकुचित करना है। पहली आपत्ति यहीं से शुरू होती है। लेकिन जो डिसिप्लिन के तौर पर, अनुशासन के तौर पर साहित्य अध्ययन के लिए स्त्रीवादी दृष्टि का प्रयोग है, वो इस बात को लक्ष्य करके ये कहता है कि स्त्री की दृष्टि से या स्त्रीवादी साहित्य अध्ययन की दृष्टि से किसी पाठ को देखने का अर्थ है कि आप उस पाठ को एक वैकल्पिक नज़रिए से देख रहे हैं। इसमें सकारात्मक पक्ष ये है कि आप उन जगहों को तो देख ही रहे हैं जो जगहें आम तौर पर मुख्य धारा की जो आलोचना पद्धतियां हैं उनसे उपेक्षित रही हैं। ठीक है, लेकिन उन खाली जगहों को जो उपेक्षा के बावजूद समाविष्ट कर ली गई हैं, और समाविष्टि में भी जिन पर हम केवल चलताऊ टिप्पणी कर कर छोड़ रहे हैं विषयों को, उनको भी ये शामिल करता है। जो उपेक्षित हैं उनको शामिल तो करता ही है, जो शामिल करके भी खारिज किए गए उनको भी शामिल करता है। साथ ही साथ जो कहीं नहीं है, जिन्हें हमने शामिल भी नहीं किया और जिन्हें हमने उपेक्षा के लायक भी नहीं माना, उन पर भी, यानी उन रिक्त स्थानों में भी यह प्रवेश करता है। कहने का अर्थ यह है कि साहित्य अध्ययन की जो दृष्टियां हैं वह व्यक्ति को या अध्येता को साहित्य अध्ययन के क्रम में छूट गई चीज़ों को भी पकड़ने और समझने का विकल्प देती है। इसी मायने में स्त्रीवादी साहित्य अध्ययन पद्धति अध्ययन का एक वैकल्पिक दृष्टिकोण है जो छूटा, अनदेखा किया गया और शामिल करके खारिज किए गए इन तमाम पक्षों पर बात करती है और नया विकल्प प्रस्तुत करती है। इसके मूल में जो चेतना काम करती है, स्त्रीवादी साहित्य अध्ययन दृष्टि के मूल में जो चेतना काम करती है, वो चेतना
सबसे पहली चीज़ उस चेतना के अंतर्गत है कि यह एक तरह से बराबर के उपस्थिति का दावा पेश करती है। यानी साहित्य अध्ययन की जो पारंपरिक पद्धतियां हैं उन पर सवाल खड़े करती है। मसलन साहित्य अध्ययन की यह जो पद्धति है जिसके तहत आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल से लेकर हजारी प्रसाद द्विवेदी और बाद के इतिहासकारों को देखते हैं, उस अध्ययन पद्धति में ये और अगर आप उसी अध्ययन पद्धति तक स्वयं को समेट लें तो आपके मन में ये सवाल नहीं उठ सकता कि भारतेंदु युग में क्या कोई महिला रचनाकार भी हुई, या फिर द्विवेदी युग में जो कथा कहानी लिखी गई उसमें महिलाओं का योगदान क्या रहा, ठीक, हाशिए के अन्य लोगों का योगदान क्या रहा। और यही नहीं, राजनीतिक घटनाओं के विश्लेषण का क्या कोई वैकल्पिक नज़रिया हो सकता था, और अगर हो सकता था तो क्या वह नज़रिया कहीं किसी प्रकार के लेखन में व्यक्त हुआ। इन तमाम चीज़ों के सवालों को आप अगर मुख्य धारा के लेखन को पढ़ते हैं तो वहाँ नदारद पाते हैं। लेकिन स्त्रीवादी साहित्य अध्ययन के तरीके से अगर हम पढ़ेंगे तो हमारे मन में ये सवाल उठेगा। पहला सवाल जो होगा वो प्रतिनिधित्व का होगा, यानी जो प्रतिनिधित्व है वह साहित्य के भीतर भी हम केवल समाज में प्रतिनिधित्व की मांग करेंगे और साहित्य में प्रतिनिधित्व की मांग नहीं करेंगे ना। समाज में अगर हम हर तरह की संस्कृति, सभ्यता, बोली, बानी, रहन सहन, धर्म, आचार विचार, सांस्कृतिक व्यवहार, तमाम चीज़ों की विविधता और उपस्थिति देखते हैं, उनके प्रतिनिधित्व को देखते हैं, तो समाज के साथ साथ हम साहित्य के भीतर भी तो उन चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे जिसको हम डाइवर्सिटी कहते हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी तथाकथित रूप से कहते हैं। तो ये जो डाइवर्सिटी है, वैविध्य है, ये साहित्य में नदारद होगा तो हमारे मन में इस पर सवाल होने चाहिए ना, लेकिन होते नहीं हैं। आप यहाँ तक छायावाद में महादेवी तक पढ़ के खुश हो जाते हैं कि महादेवी के बाद कोई और आई थी क्या महिला, एक ही महिला उभरी, वो महादेवी, उसने इतना शानदार गद्य लिखा, इतना शानदार पद्य लिखा, बाकी की बात खत्म हो गई। तो ये सवाल ही इस सवाल ने हमें कभी परेशान नहीं किया। स्त्रीवादी अध्ययन पद्धति इसी सबसे पहले सिद्धांत के तौर पर इसी प्रतिनिधित्व के सवाल को उठाता है, वह रिप्रेजेंटेशन की बात करता है, ठीक है ना। और एक चीज़ और भी ध्यान रखना चाहिए कि स्त्रीवादी अध्ययन पद्धति का आरंभ बहुत पुराना नहीं है। साहित्य के अध्ययन के क्षेत्र में, खास करके भारत के संदर्भ में अगर आप देखें तो स्त्रियों के लेखन की और स्त्रियों के विचारों की कमी कभी नहीं रही। स्त्रियों ने प्रचुर मात्रा में लिखा, मध्यकाल में भी लिखा, आदिकाल में भी लिखा, आधुनिक काल में भी लिखा, राजनीतिक आंदोलनों में लगातार भाग लिया, स्वाधीनता संग्राम हो या मध्यकाल में लड़े गए युद्ध हों, सब में आपको ऐसी किंवदंतियाँ मिलती हैं, ऐसे चरित्र मिलते हैं जो युद्धों में गए, पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़े। और रामायण का अगर पूरा ढांचा देखो तो उसी एक युद्ध पर था ना, कैकेयी को वरदान क्यों मिला, दशरथ ने क्यों वरदान दिया था, खुश होकर, उसके रण कौशल से खुश होकर, और वह युद्ध में बराबर साथ गई थी पति के, है ना। और उसके बाद इतना बड़ा महाकाव्य लिख डाला गया और उस महाकाव्य में कैकेयी की उस वीरता को तो भुला दिया गया, उसकी कुटिलता को, उसकी प्रवंचना को याद रखा गया। ये होती है मुख्य धारा का साहित्य इतिहास लेखन और मुख्य धारा की विवेचना, जहाँ पर एक महिला जो कि इक्वली इक्विप्ड है, स्किल्ड है, पुरुष के बराबर है, उस महिला के गुण और उसकी काबिलियत को एक धोखेबाज महिला, एक ऐसी महिला जो निहायत स्वार्थी और पुत्र मोह में अंधी है, जिसने इस कारण अपने ही पति के एक अन्य बेटे के साथ भेदभाव किया, राम के साथ भेदभाव किया, आपने उस चरित्र में उसको बिल्कुल तब्दील कर दिया गया और जनमानस में वही छवि रूढ़ हो गई। तो महिलाओं का लिखा हुआ, महिलाओं द्वारा किया गया संघर्ष, उसकी उपस्थिति मिटाते मिटाते भी हमारे पुराने ग्रंथों में थोड़ी बहुत दिखाई दे जाती है, और आधुनिक काल में तो अभी मिटाने की ज़रूरत है नहीं, ये लिखा हुआ है। लेकिन
तब भी अगर समाज सचेत न रहे तो आधुनिक काल में भी चीज़ें मिट रही हैं। ऐसा नहीं है कि मिट रही हैं, क्योंकि जब साहित्य मिलता है तो साहित्य के मिलने मात्र से ही बात नहीं बनती, उसके संरक्षण का सवाल भी उठता है। तो ऐसी स्थिति में महिलाओं के लिखे को अगर मूल्यवान नहीं माना जाएगा तो संरक्षण की ज़रूरत भी नहीं होगी। बहुत बार हम अपनी उन्हीं चीज़ों को संरक्षित करते हैं ना जिनको मूल्यवान समझते हैं, हर चीज़ को तो बटोरते नहीं हैं। तो लेखन के क्षेत्र में भी यही सच है। तो स्त्री का संघर्ष, स्त्री का लेखन, स्त्री की उपस्थिति आपको हर कालखंड में मिलेगी, लेकिन राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम एक ग्लेयरिंग एग्जाम्पल है, एक चमकता हुआ उदाहरण है। जबकि एक महिला रचनाकार राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम पर लिख रही है, बोल रही है, बात कर रही है, और एक ही नहीं अनेकों महिलाएं लिख रही हैं उस वक्त, और उन्होंने इस बात को हाईलाइट किया है कि राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम का इतिहास पूरा ही नहीं हो सकता जब तक कि महिलाओं के इसमें भागीदारी को याद न किया जाए, उनकी कुर्बानियों को याद न किया जाए। लेकिन आपको 2-4 नामों के अलावा लक्ष्मीबाई, मातंगिनी हाजरा और दुर्गा भाभी टाइप कुछ नाम के अलावा, ये आइकॉनिक नाम है, ये प्रतिनिधित्व मूलक नाम है, लेकिन जो हजारों हजार स्त्रियों ने अपनी बलिदान दिया, अपनी कुर्बानी दी, उनका कोई उल्लेख नहीं मिलता, कोई स्मारक नहीं है। जबकि आप सिपाहियों के स्मारक पालेंगे, राजाओं के स्मारक पालेंगे, लेकिन इन गुमनाम महिलाओं के स्मारक नहीं हैं। इनका लिखा हुआ भी लगभग ओझल कर दिया गया। तो स्त्रीवादी अध्ययन पद्धति जो दूसरी चीज़ पर जोर देती है, जो उनके लिए महत्वपूर्ण सरोकार का एरिया बनता है, वो है ओझल किए गए इतिहास को, ओझल किए गए विचार को सामने लाना। ठीक है, पहला प्रतिनिधित्व का सवाल है, दूसरा है ओझल कर दिए गए या भुला दिए गए इतिहास की कड़ियों को आपस में जोड़ना। ठीक है, अब यहीं पर थोड़ा सा हम एक बात और आपसे शेयर कर लेना चाहते हैं ताकि इस फ़र्क को हम समझ सकें। स्त्रीवादी साहित्य अध्ययन पद्धति, मैंने कहा कि स्त्रियों की उपस्थिति, स्त्रियों का लेखन और उनका विचार साहित्य बहुत पुराने समय से हर समय मिलता आया। मतलब कोई कालखंड ऐसा नहीं है जहाँ स्त्री की उपस्थिति के बिना कोई चीज़ रच दी गई हो, ऐसा संभव ही नहीं है। लेकिन स्त्रीवादी अध्ययन पद्धति की शुरुआत नई है। ये अध्ययन की पद्धति बहुत पुरानी नहीं है। आधुनिक अध्ययन पद्धति की दृष्टि से या फिर आधुनिक काल में भी उत्तराधुनिक और अन्य अध्ययन पद्धतियों की दृष्टि से स्त्रीवादी अध्ययन पद्धति एक नया दृष्टिकोण है। और स्त्रीवादी अध्ययन पद्धति की एक खूबी है कि यह पुराने जितने भी दृष्टिकोण हैं साहित्य अध्ययन के, उन सब का समायोजन अपने में कर चलता है। यानी इसके अंतर्गत बहुत सारे टूल्स आपको आधुनिकतावादियों के मिलेंगे, इसके अंतर्गत बहुत सारे टूल्स आपको उत्तर आधुनिकतावादियों के मिलेंगे, विखंडनवादियों के मिलेंगे, संरचनावादियों के मिलेंगे और उत्तर संरचनावादियों के मिलेंगे। यहाँ तक कि उत्तर आधुनिकों के भी विचार के बहुत सारे टूल्स आपको स्त्रीवादी विचार साहित्य में मिलेगा और स्त्रीवादी अध्ययन साहित्य में मिलेगा। हाँ, ये है कि कई बार ये जो दूसरे विचार के खेमे हैं उनसे उलझती है, उनके स्थापनाओं को नकारती है और अपने लिए बहुत सारी चीज़ों को ज़रूरी या गैर ज़रूरी बताती है। ये ऐसा नहीं है कि संरचनावाद या उत्तर संरचनावाद या उत्तर आधुनिकतावाद की जो चीज़ें वहाँ स्थापित हैं वो ज्यों का त्यों या थोड़ा बहुत मॉडिफाई होके स्त्रीवाद में आ गया हो, ऐसा नहीं। कई बार स्त्रीवाद उनसे उलझता है, मनोविश्लेषणवाद से उलझता है, मार्क्सवाद से उलझता है। स्त्रीवाद की अगर तीसरी बुनियादी खूबी हम बताना चाहें स्त्रीवादी अध्ययन पद्धति की, तो वैचारिक दृष्टि से आप देखेंगे कि एक तरह से ये अत्याधुनिक अध्ययन दृष्टि है जिसमें पुराने सभी विचार सरणियों का समाहार और समायोजन है, लेकिन कई बार
ये समाहार और संयोजन स्वीकार के रूप में ही हो, ऐसा नहीं हुआ है, बल्कि विरोध और प्रतिकार के रूप में भी पुरानी विचार सरणियों के बहुत सारे वैचारिक औजारों से टकराते हुए स्त्रीवादी साहित्य अध्ययन पद्धति आगे बढ़ी है। ठीक है, मसलन मार्क्सवाद ले लें, मार्क्सवाद को ही ले लें हम, तो वहाँ का जो वर्ग विश्लेषण सिद्धांत है, मार्क्सवाद का जो वर्गीय विश्लेषण का सिद्धांत है, जिसमें समाज को वह वर्ग में बांट कर देखता है, तो हम स्त्रीवादी अध्ययन पद्धति और इसमें शामिल विचारकों को पढ़ते हुए इस बात को शिद्दत से महसूस कर सकते हैं कि मार्क्सवादी अध्ययन पद्धति और उसके बहुत सारे टूल्स स्त्रीवादी साहित्य अध्ययन पद्धति के दृष्टिकोण के निर्माण का आधार बना है। ठीक है, लेकिन मार्क्सवादी अध्ययन पद्धति से स्त्रीवादी अध्ययन पद्धति का काम नहीं चल रहा था। अगर चल जाता तो फिर स्त्रीवाद को अलग से खड़ा करने की ज़रूरत ही नहीं थी, मार्क्सवाद से ही अगर काम चल जाता, क्योंकि मार्क्सवाद भी शोषण का विरोध करता है और स्त्रीवाद के अंदर भी बुनियादी जो चेतना है वह शोषण के विरोध का है। ठीक है ना, ये बुनियादी चीज़ है। स्त्रीवाद भी शोषण के विरोध पर ही खड़ा है और मार्क्सवाद भी शोषण के विरोध को सबसे महत्वपूर्ण मानता है। और ये विरोध वर्गीय आधार पर है। आर्थिक, इसका आधार दो है, आर्थिक और वर्गीय, है ना। तो जो क्लास कॉन्शसनेस है, जो मार्क्सवाद की चिंता का अहम हिस्सा है, वह क्लास कॉन्शसनेस कैसे निर्मित होता है? अपने को एक समुदाय का हिस्सा मानने के बाद। और जो स्त्रीवादी अध्ययन पद्धति है, वहाँ पर जो चेतना निर्मित होती है वो कैसे निर्मित होती है? अपने को एक समुदाय का हिस्सा मानने के बाद। ये बुनियादी चीज़ है जो समरूप है, एक जैसी है, लेकिन बावजूद इसके एक समुदाय, यानी वहाँ पे समुदाय बन रहा है वर्ग के आधार पर, और यहाँ समुदाय बन रहा है लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, बोली के आधार पर, सांस्कृतिक रूपों के आधार पर। तो समुदाय तो दोनों जगह है जो वर्ग निर्माण का कारण बन रहा है, और उसके पीछे जो चेतना है वही शोषण की चेतना काम कर रही है दोनों तरफ। लेकिन वहाँ पर शोषण की चेतना और समुदाय या वर्ग के निर्माण के बाद वहाँ वर्ग है और यहाँ समुदाय है, यहाँ वर्ग नहीं है। वर्ग अगर होगा तो वर्ग का आर्थिक आधार होगा, है ना। वर्ग की बुनियादी चीज़ क्या है कि वो आर्थिक आधार पर टिका होता है, जैसे मजदूर वर्ग, मेहनतकश वर्ग, पूंजीपति वर्ग, शोषक वर्ग, ये टर्म है जो हम मार्क्सवाद में अक्सर व्यवहृत पाते हैं। लेकिन यहाँ स्त्रीवाद जो है वो वर्ग का इस्तेमाल नहीं करता, वो शोषण के उस चेतना का इस्तेमाल तो करता है जो मार्क्सवाद ने उसे दिया है, लेकिन वह वर्ग की बात नहीं करता। स्त्री वर्ग नहीं है, स्त्री समुदाय है। ठीक है, और इसी तरह से दलित भी वर्ग नहीं है, दलित समुदाय है। तो वर्गीय चेतना से काम नहीं चला, इसलिए सामुदायिक चेतना ने अपने पैर फैलाए, और मार्क्सवाद से बहुत सारे टूल्स लेते हुए भी ये देखा गया कि स्त्रीवादी जो अध्ययन पद्धति है यह मार्क्सवाद से कई मामलों में भिन्न है। और सबसे बड़ा मामला क्या है? मार्क्सवाद के अंदर, मार्क्सवादी चिंताधारा के अंदर स्त्री और पुरुष को अलग अलग समुदाय में नहीं देखा गया, अलग अलग लिंग में भी नहीं देखा गया, अलग अलग उनको उनकी पहचान अस्मिताओं में नहीं देखा गया, बल्कि उनको वर्ग में देखा गया। मजदूर वर्ग जब हम कहते हैं तो वहाँ स्त्री भी है और पुरुष भी है, लेकिन जब हम स्त्री या स्त्री समुदाय कहते हैं तो वहाँ केवल स्त्री है। और मजदूर वर्ग के अंदर स्त्री दलित नहीं है, स्त्री दमित नहीं है, इसकी क्या गारंटी है? स्त्रियों ने पाया, और प्रसिद्ध मार्क्सवादी स्त्रीवादी हम कहें जो शुरुआत में डिनाई करती रही कि वो फेमिनिस्ट नहीं है, और आज आप सब लोग, दुनिया में कौन है जो नहीं जानता हो कि पहली और मुकम्मल और कहें कि महत्वपूर्ण फेमिनिस्ट अगर कोई है तो वही है सिमोन द बोवार। सिमोन द बोवार शुरू में अपने को फेमिनिस्ट नहीं कहती थी, कहती थी मैं स्त्रीवादी नहीं हूँ,
लेकिन बाद में उनका ये विचार बदला और उन्होंने कहा कि अच्छा होता मार्क्सवाद के भीतर स्त्रीवाद के प्रश्न हल कर लिए जाते, स्त्रियों के प्रश्न हल कर लिए जाते, और वो दुनिया जिसका मार्क्सवादी दर्शन भरोसा देता है, शोषण से रहित दुनिया, वो दुनिया स्थापित हो जाती। ये हम सबका सपना है, लेकिन जब तक हम इस सपने को हासिल नहीं कर लेते तब तक हमें मार्क्सवाद से अलग स्त्रियों की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और इसलिए मैं स्त्रीवादी हूँ। ठीक है, तो मार्क्सवाद का एक बहुत बड़ा अवदान, मार्क्सवादी दर्शन का, मार्क्सवादी अध्ययन पद्धति का बहुत बड़ा अवदान स्त्रीवादी अध्ययन पद्धति के अंतर्गत रहा है। लेकिन स्त्रीवादी अध्ययन पद्धति ने शोषण के अवधारणा के स्तर पर कि शोषण केवल वर्गीय चेतना के भीतर होता है, वर्ग समूह के भीतर होता है और वर्ग समूह में कोई विभेद नहीं होता, इस धारणा का खंडन किया। ठीक है, और इस तरह से उन्होंने मार्क्सवाद से अपने को अलगाया। दूसरी बड़ी लड़ाई उनकी मनोविश्लेषणवाद से हुई। मनोविश्लेषणवाद जिसके प्रवक्ता फ्रायड रहे, और फ्रायड ने ये तर्क दिया कि, और उन्होंने उनका जो मनोविश्लेषणवाद है फ्रायड का, उसमें एक पूरा ढांचा खड़ा करते हैं, मनोविश्लेषण का पूरा आधार खड़ा करते हैं, जिसके सहारे वो समाज की व्याख्या करते हैं। ये जो दर्शन पद्धतियाँ हैं, विचार की सरणियाँ हैं, ये किसके लिए हैं? सामाजिक व्याख्या के लिए। तो फ्रायड एक पूरा ढांचा खड़ा करते हैं विश्लेषण का, जिसके जरिए वो समाज की विवेचना करते हैं, और उस समाज विवेचना के भीतर वो मनुष्य के मनोभावों को चालक शक्ति की तरह इस्तेमाल करते हैं। मनुष्य के जो मनोभाव हैं, यानी हमारे हृदय के जो भाव हैं, जैसे अगर हम साहित्य की भाषा में कहें तो भाव का आधार हृदय है। हृदय, डॉक्टर कहता है हृदय किसी चीज़ का आधार नहीं है, वो केवल पंपिंग का आधार है, जिस दिन रुक गया उस दिन गए। ठीक है, लेकिन हम कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, बुद्धि तो झगड़ा कराती है, हृदय मेल कराता है, हृदय हमारे भावों का आधार। तो साहित्य वालों की भाषा में कहें, रामचंद्र शुक्ल ने भी बुद्धि और हृदय के मेल की बात की है, तो साहित्य वालों के टर्म्स में कहें तो हृदय जो है वो भावों का आधार है। ठीक है, दरअसल मस्तिष्क ही भावों का आधार है, हृदय नहीं। बहरहाल जो भी हो, फ्रायड का कहना ये है कि समाज को और समाज में रहने वाले जो विभिन्न अस्मिताएं हैं, अस्तित्व हैं, मनुष्य का अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस जो है, उसको चलाने वाला तत्व क्या है? भाव है। ठीक है, और वह विशिष्ट भावों से संचालित रहता है, और इसी वजह से एक ही परिस्थिति में व्यक्ति अलग अलग प्रतिक्रियाएं करता है। ठीक है, और कुछ ऐसा भी देखा गया कि एक परिस्थिति में व्यक्ति एक ही जैसी प्रतिक्रियाएं करता है अगर उसमें कुछ भावगत समानता है तो। और ये भावगत समानता उन्होंने किस चीज़ पे जोड़ी? उन्होंने लिंग के आधार पर जोड़ा, स्त्री और पुरुष के आधार पर जोड़ा। उन्होंने बताया कि पुरुषों और स्त्रियों में जो उनकी शारीरिक संरचना है, उसके कारण बहुत सारी मनोग्रंथियां जन्म लेती हैं, और इसमें उन्होंने स्त्री को एक तरह से लूज़र के तौर पर इस्टेब्लिश किया। स्त्री जो है वह लूज़र है, वह अभाव में जीती है, उसके पास जो है उससे ज़्यादा वह इस भावना में जीती है जो खो गया, जो नहीं है। और इस अभाव के बोध के कारण स्त्रियों का जो मनोगत संरचना है स्त्रियों की, वह पुरुषों की तुलना में कमतर है। और पूरी थ्योरी में, फ्रायड के पूरे सिद्धांत में, स्त्रियों को कम, हीन और अभावग्रस्त, अभाव के सेंस से परिचालित बताया गया। ये अभाव फ्रायड के अनुसार एक विशेष शारीरिक अंग का है, और उसके अभाव के कारण स्त्रियां आजीवन अपने को दमित और कुंठित पाती हैं। लेकिन जो स्त्रीवादी मनोविश्लेषणवादी थी, जैसे स्त्रीवादी मार्क्सवादी हैं, उसी तरह से दूसरा धड़ा है स्त्रीवादी मनोविश्लेषणवादी का।
उन्होंने फ्रायड और लाका के सिद्धांतों से जो मनोविश्लेषण के क्षेत्र में स्थापित सिद्धांत थे, उन सिद्धांतों से वैचारिक मुठभेड़ की और उन्होंने बताया कि दरअसल स्त्री किसी अभाव में नहीं जीती, बल्कि जो अगर मनुष्य की मनोगत संरचनाओं पर ध्यान दिया जाए तो स्त्री के पास वो तंत्र उपस्थित है, मौजूद है, उसकी शारीरिक संरचना में ही वो तंत्र उपस्थित है, जिसकी वजह से वो एक नया सृजन कर सकती है, नया जीवन दे सकती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो बायोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म है, शारीरिक निर्धारणवाद है, उसको एक कमी के तौर पर फ्रायड ने इस्तेमाल किया और उसी को एक ताकत के तौर पर जो मनोविश्लेषणवादी स्त्रीवादी हैं उन्होंने रखा। उन्होंने कहा कि दरअसल स्त्री किसी अंग या किसी अंग के अभाव में जीवन नहीं गुजारती, बल्कि वह तो स्वयं जीवन दे सकती है। इसलिए स्त्री के जो गर्भ में पल रहा शिशु है, यानी वह पुरुष भी हो सकता है, वह स्त्री भी हो सकती है। उसका जेंडर, शुरुआत के कुछ महीने तो जेंडर पता ही नहीं होता, लिंग पता ही नहीं होता। आपने देखा होगा डॉक्टरों के उसके बाहर लिखा रहता है, यहाँ भ्रूण का लिंग नहीं पता किया जाता। और कई देशों में लिंग जांच करना अपराध की श्रेणी में है, भारत में भी। तो शुरुआती दौर में जब भ्रूण बन रहा होता है पेट के अंदर, तो उसका लिंग होता ही नहीं है, लिंग बहुत बाद में निर्धारित होता है। तो फ्रायड की ये जो धारणा थी कि स्त्रियां अभाव में जीती हैं, उसको प्रश्नांकित करते हुए मनोविश्लेषणवादी स्त्रीवादी विचारकों ने ये कहा कि दरअसल स्त्रियां किसी भी तरह के शारीरिक अंग के अभाव में और उससे जनित भय और असुरक्षा में नहीं जीती, क्योंकि उनके पास पुनरुत्पादन करने का एक पूरा तंत्र मौजूद होता है जो स्वयं उनकी देह है। वो देह से घृणा नहीं करती, क्योंकि देह उनके लिए एक नए जीवन को देने का साधन है। और ऐसे में स्त्रियों के लिए प्रायः जो बात कही जाती है उसकी व्याख्या और पुनर्व्याख्या करते हुए स्त्रीवादी मनोविश्लेषणवादियों ने कहा कि दरअसल जो भ्रूण है, यदि वो शिशु पुरुष भ्रूण है, पेट के अंदर जो शिशु है वह अगर पुरुष भ्रूण है, तो वह माँ की कोख से बाहर आकर बहुत कुछ खोता है और इस खोने का, इस अभाव का दंश उसको जीवन भर तंग करता है, मृत्यु पर्यंत तंग करता है। और कैसे करता है, खोता क्या है? उन्होंने बताया कि दरअसल वह जो सुरक्षा चक्र है माता के गर्भ का, जो उसको बाहर के तमाम तरह से आक्रमण, तमाम तरह के धक्के, हमले, प्रहारों से बचाता है, वो कितना सॉलिड है। आप सोच सकते हैं कि एक पूरा का पूरा जीवन अंदर धड़कता है और उसको उसमें माँ तमाम बाहरी गतिविधियों को करती रहती है, फिर भी वो जीवन सुरक्षित रहता है। तो वह जो सुरक्षा है उसका अभाव उसको आजीवन सालता है। और दूसरी चीज़ जो उस शिशु भ्रूण को धरती पर आते ही झेलनी पड़ती है, वो दूसरी चीज़ क्या होती है? वह दूसरी चीज़ होती है कि वह जो पोषण माँ के गर्भ में माँ के जरिए प्राप्त करता है, वह पोषण उसको फिर कभी दोबारा धरती पर आकर अपने चीज़ों से, मतलब अपने द्वारा अर्जित चीज़ों से सहज ही प्राप्त नहीं हो पाता। आप देखिए कि भले माँ कमज़ोर हो, ठीक है, लेकिन शरीर और शरीर का तंत्र ऐसा है कि शिशु के लिए आवश्यक जितनी वस्तुएं हैं, मिनरल्स हैं और भी चीज़ें, विटामिन्स हैं, एनर्जी है, वो सारी चीज़ें उसको माँ की देह से ही मिल जाता है ना। भले उसमें माँ की देह में किसी एक चीज़ की बहुत ज़्यादा कमी आ जाए, क्योंकि वो सीमित मात्रा में है और शायद अभाव के कारण, गरीबी के कारण जच्चा उसको नहीं खा पा रही है, लेकिन अगर जच्चा के शरीर में वो निमित्त मात्र भी है, जरा भी है, तो उस बच्चे को ज़रूर मिल जाएगा। तो ये जो पोषण है जिसको बाहरी किसी चीज़ से वो दोबारा रिक्रिएट नहीं कर सकता,
वो भ्रूण के रूप में जो प्राप्त करता है, इसका अभाव उसको मृत्यु पर्यंत सालता है। और तीसरी चीज़ जो उसे आजीवन तंग किए रखती है, और तीसरी दुनिया के देशों में तो कुछ ज़्यादा ही, कि वह है सुरक्षित आश्रय या घर। माँ का गर्भ जब तक उसके लिए है तब तक वो घर की चिंता नहीं करता कि घर के बाहर जाएगा तो मार दिया जाएगा। आप देखते हैं ना, जो पशुओं के बच्चे होते हैं, सद्यजात पशुओं के बच्चे होते हैं, वो कैसे जन्म लेने के तुरंत बाद हिंसक दूसरे पशुओं के द्वारा मार दिए जाते हैं, या उनको कुछ नुकसान या हानि हो जाती है। मनुष्य के बच्चे को तो ऐसा कम होता है क्यों नहीं, लेकिन कम होता है। तो उसके पीछे वही कारण है कि मनुष्य का बच्चा उस समय कुछ करने की स्थिति में नहीं होता। जो कुछ करती है उसकी माँ करती है और उसका परिवेश करता है। तो ऐसे में ये 3 बड़ी चीज़ें हैं। इन तीनों चीज़ों का अभाव शिशु भ्रूण को धरती पर आने और होश संभालने के बाद कभी नहीं भूलता। ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जो कभी नहीं भूलती मनुष्य को। क्या? संरक्षण, भोजन या पोषण और सुरक्षा। पूरी जिंदगी हमारी इसी के इर्द गिर्द घूमती है। तो ये जो चीज़ें हैं, स्त्रीवादी मनोविश्लेषणवादी कहती हैं कि ये चीज़ें पुरुष शिशु भ्रूण के साथ साथ स्त्री शिशु भ्रूण के लिए भी उतनी ही ज़रूरी है। ठीक, दोनों ही को, स्त्री और पुरुष को सुरक्षा की चिंता होती है, संरक्षण की चिंता होती है और पोषण या भोजन की चिंता होती है। लेकिन स्त्रियों को ये भय स्त्रियों को भी सालता है। सुरक्षा, संरक्षा और पोषण ये स्त्रियों को भी सालता है, पुरुषों को भी सालता है। लेकिन स्त्रियों के पास एक सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म है जो माँ बनने के गुण के कारण है, जिसके जरिए वो पुनः जन्म देकर एक अन्य जीवन को जन्म देकर इस भय पर विजय प्राप्त कर लेती है, जबकि पुरुष ऐसा नहीं कर पाते। आप देखेंगे, अगर सामान्य तौर से बिना पूर्वाग्रह के अगर हम इस बात का विश्लेषण करें, समझने की कोशिश करें, तो आप देख सकते हैं कि स्त्रियां अपनी बहुत सारी मानसिक, शारीरिक, पारिवारिक, आर्थिक दुर्बलताओं को झेल लेती हैं क्योंकि वो माँ होती है। एक बार वो खराब संबंध को भी झेल लेती है, खराब परिवेश को भी झेल लेती है, बहुत सारी चीज़ों को झेल लेती है क्योंकि वो माँ होती है। माँ होने के कारण उनकी पूरी दुनिया उस बच्चे की सुरक्षा और संरक्षा में लगी रहती है और बहुत बड़े मानसिक, शारीरिक, आर्थिक झटके को भी झेलती है। और कई बार वैज्ञानिक इस बात पर आंकड़े दे चुके हैं कि आत्महत्या की जो दरें हैं स्त्रियों की तुलना में वो पुरुषों में ज़्यादा है। विवाहित पुरुष ज़्यादा आत्महत्या करते हैं बनिस्बत विवाहित स्त्री के। तो इसके पीछे कारण क्या है? स्त्रियां स्वार्थी होती हैं? नहीं, स्त्रियां माँ बनने की क्षमता रखती हैं और एक तरह से जीवन देने का जो मादा रखता है वो सहज ही जीवन ले नहीं सकता। स्त्रियों को अक्सर मार दिया जाता है, वो मरती कम है। ठीक है ना, ये तथ्यात्मक आंकड़े हैं जो आप कहीं से भी डेटा ये ले सकते हैं। बहरहाल, तो मनोविश्लेषणवादी स्त्रीवादियों ने स्त्रीवादी अध्ययन पद्धति में मनोविश्लेषण के इन दावों को खारिज करते हुए ये नया आयाम जोड़ा और बताया कि दरअसल ये जो अभाव की थियरी है फ्रायड और लाका की, ये गलत है। कामुकता और कामुक अंगों के संदर्भ में, सेक्सुअलिटी और सेक्सुअल ऑर्गन के संबंध में ये जो सिद्धांत है फ्रायड और लाका का, ये गलत है। दरअसल स्त्रियां किसी अंग के अभाव के एहसास में आजीवन नहीं जीती, क्योंकि उनके पास रिप्रोडक्शन का एक मैकेनिज्म होता है और उसके जरिए वो अपने इमोशनल जो लॉस है उसको फील कर सकती है, भावनात्मक हानि को भर सकती हैं। इसलिए ये सिद्धांत फ्रायड और लाका का स्त्रीवादी मनोविश्लेषणवादी स्वीकार नहीं करती। अब तीसरा जो इसमें एक और पक्ष जुड़ता है वो है सांस्कृतिक जो अध्ययन सैद्धांतिकी है
उसके तहत जो भेद का सिद्धांत है, यानी भेदभाव का जो सिद्धांत है, विभेदों का जो सिद्धांत है, जो मानकर चलता है कि ये दुनिया जो है एक रूप नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है, ये भेदमूलक है। और भेदमूलक होने के कारण इसमें कई तरह की चीज़ें, कई तरह की नेशनलिटी शामिल है, कई तरह के लैंग्वेज शामिल है, कई तरह के कल्चर शामिल है, कई तरह की नस्ल शामिल है। मनुष्य की ही नस्ल है लेकिन कई तरह के नस्ल हैं। तो इन जो भेदों के साथ ही दुनिया सुंदर है। भेदों को ख़त्म करके, भेदों को यूनिफॉर्म बनाकर, एक रूप बनाकर दुनिया सुंदर नहीं हो सकती। भेदों के साथ ही दुनिया सुंदर है। ये इसका एक महत्वपूर्ण पक्ष है जिसको स्त्रीवादी अध्ययन पद्धति अपने में स्वीकार करता है। और ये नज़रिया, ये स्वीकार करने के कारण, ये जो नज़रिया है भेद को स्वीकार करने का, ये नज़रिया स्त्रीवादी अध्ययन पद्धति को काफ़ी ताकत देता है, क्योंकि अपने साथ साथ वह अन्य के हक की, अन्य के उपस्थिति की, अन्य के प्रतिनिधित्व की, अन्य के लिए संसाधनों की लड़ाई को भी शामिल करता है। ठीक है, इसलिए यहाँ जो भेदवाद है वह स्त्रीवादी अध्ययन पद्धति को जहाँ स्वयं के साथ हो रहे भेदभाव को समझने में मदद करता है, वहीं वह दूसरे ऐसी अस्मिताओं और ऐसे समुदायों के प्रति सहिष्णु नज़रिया देता है जो भेदभाव का शिकार हैं, अथवा जो प्रोमिनेंट आइडेंटिटी है उससे थोड़ा अलग खड़े हैं, उससे अलग खड़े हैं, या हाशिए के लोग हैं। उनको, उनके प्रति एक सिंपैथी, उनके प्रति एक सहानुभूति देने का प्रयास स्त्रीवादी अध्ययन पद्धति में बनता है। एक आखिरी बात जो आज के लिए मैं कहना चाहूँगी कि स्त्रीवादी अध्ययन पद्धति के संदर्भ में संरचनावादी, उत्तर संरचनावादी और उत्तर आधुनिक दृष्टियाँ, ये तीन और महत्वपूर्ण दृष्टि रहती है जिनसे स्त्रीवादी अध्ययन पद्धति कुछ न कुछ ग्रहण करता है। संरचनावादी और उत्तर संरचनावादी दृष्टि हालांकि अब अपनी प्रासंगिकता खो चुकी हैं और बहस, जो साहित्य की बहस है, उससे बहुत आगे निकल आई है, लेकिन फिर भी स्त्रीवादी अध्ययन पद्धति को समझने के लिहाज से संरचनावादी और उत्तर संरचनावादी दृष्टि कई मायनों में महत्वपूर्ण है। और संरचनावादी दृष्टि जहाँ रूपवाद का शिकार होती है, क्योंकि वो संरचना पर ही खाली जोर देती है और जो संरचना का आधार है उसकी वो नज़रअंदाजी करती है, तो उस रूपवादी दृष्टिकोण से स्त्रीवादी अध्ययन पद्धति इसलिए बच जाता है क्योंकि संरचनावाद से वह जो कुछ उधार लेता है, जो कुछ वो कैरी करता है अपने सैद्धांतिकी के भीतर, वह सिर्फ इतना है कि वह समाज को एक संरचना मानकर, एक कंप्लीट संरचना मानकर उसमें स्त्री की भूमिका को और हाशिए पर पड़े लोगों की भूमिका को तय करने की कोशिश करता है, देखने की कोशिश करता है, इससे ज़्यादा नहीं। संरचनावाद की अपनी सीमा है, लेकिन संरचनावाद से मदद लेते हुए ही सामाजिक संरचना के ताने बाने में स्त्री की भूमिका और अन्य हाशिए पर पड़े अस्मिताओं की भूमिका को समझने में मदद मिलती है। इसी तरह से जो उत्तर संरचनावादी दृष्टि है वो खंड खंड में चीज़ों को देखने की बात करती है, और स्त्रीवादी अध्ययन पद्धति भी इन्हीं खंड खंड में चीज़ों को देखते हुए, जब तक आप विभाजित नहीं करेंगे, साहित्य को समग्रता में देखने के आग्रही बहुत लोग हैं। साहित्य की मुख्य धारा की टेक यही है कि साहित्य समग्र होता है, उसको खंडों में मत बांटो। खंड में बांट कर देखोगे तो कभी भी समग्रता तक नहीं पहुँचोगे, है ना। हजारी प्रसाद द्विवेदी को याद कीजिए, समग्रा लक्ष्मी की अवधारणा बहुत ग्लोरीफाई करते हैं इस बात को कि समग्रा लक्ष्मी की अवधारणा कैसी है और वो समग्रता में देखने और समझने की आवश्यकता कितनी ज़्यादा है, इत्यादि इत्यादि।
रामचंद्र शुक्ल हों या अन्य इतिहासकार हों, वो भी समग्रता में देखने की बात करते हैं साहित्य के इतिहास को। दिलचस्प बात क्या है कि जो खंड में इतिहास लिखा गया या खंड में रचना लिखी गई, मसलन किसी कालखंड के किसी एक कवि पर या कवित्री पर या नाटककार या और किसी पर, उन खंड में लिखी गई मुकम्मल किताबों को इतिहास माना ही नहीं गया। इतिहास उन्हें माना गया जो समग्रता में लिखा गया हो, आदि से अंत तक। राहुल सांकृत्यायन की चर्चा बहुत कम होती है, जबकि उन्होंने मध्यकाल के संदर्भ में और औपन्यासिक संरचना में आदिकाल के बारे में बहुत शानदार पुस्तकें लिखी, बावजूद इसके उनकी चर्चा कम होती है। इसी तरह से रामविलास शर्मा की चर्चा कम होती है, जबकि उन्होंने प्रेमचंद योग, महावीर प्रसाद द्विवेदी योग, इस तरह की किताबें लिखी। कायदे से वो इतिहास पुस्तकों में शामिल मानना चाहिए, लेकिन उसे हम आलोचना की किताब कहते हैं, इतिहास की किताब नहीं कहते। तो स्त्रीवादी साहित्य अध्ययन दृष्टि समग्रता में साहित्य को समझे जाने की दृष्टि को चुनौती देता है, क्योंकि समग्रता में जब हम बात करते हैं और खंडों को नज़रअंदाज करने की बात करते हैं, तो उसमें चीज़ें बताई कम जाती हैं, छिपाई ज़्यादा जाती हैं, और जो छिपाई जाती हैं वो बताई जा रही चीज़ से कम महत्वपूर्ण है, ऐसा स्त्रीवादी साहित्य अध्ययन पद्धति नहीं मानता। क्योंकि समग्रता की जब आप बात करेंगे तो समग्रता के फिर बहुत सारे पैमाने तय कर देते हैं आप कि बहुत सारी, मतलब आप भेद ही ना कीजिए कि बांग्ला साहित्य अलग है, तमिल साहित्य अलग है, मराठी अलग है, हिंदी अलग है, मगही अलग है, भोजपुरी और मैथिली अलग है, संस्कृत का अलग है। आप भेद मत कीजिए, सबको भारतीय साहित्य में जोड़ दीजिए। और आपसे कहा जाए भारतीय साहित्य पर एक अच्छी किताब बना दो तो आप क्या करेंगे? आपके सामने संकट क्या होगा? पैमाइश का संकट होगा ना, कि बांग्ला में से कौन सा लूँ, तमिल में से कौन सा लूँ, तेलुगु में से कौन सा लूँ, मराठी में से कौन सा लूँ। और फिर जाहिर है कि सब में से कौन सा लेने के चक्कर में पैमाना कुछ ही बनेगा, सब नहीं बनेंगे। तो इसी तरह से जब हम समग्र दृष्टि की बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ छूट जाती हैं। हम खंडों को देखते हुए ही समग्र तक पहुँच सकते हैं, ना कि समग्र से शुरू करके खंड तक। इसी अर्थ में स्त्रीवादी अध्ययन दृष्टि उत्तर संरचनावादी अध्ययन दृष्टि की ऋणी है। वो वहाँ से खंड में विश्लेषण की अवधारणा को बोरो करती है, लेती है, ग्रहण करती है, ठीक है। और उत्तर आधुनिकतावादी दृष्टि से स्त्रीवादी अध्ययन दृष्टि किस तरह से प्रभावित है, कैसे वहाँ से अपने विचार के बिंदु लेती है, लेकिन निष्कर्षों को जहाँ तक उसे ठहराने का मौका मिलता है तो वो कैसे निष्कर्ष में उत्तर आधुनिक दृष्टि के बिल्कुल मुखालफत करते हुए खड़ी होती है। मसलन उत्तर आधुनिक दृष्टि कहता है कि इतिहास का अंत हो गया, हिस्ट्री इज़ डेड, नो नीड ऑफ हिस्ट्री। इतिहास का अंत हो चुका है, कविता का अंत हो गया है, उपन्यास का अंत हो गया है। अंत में कहता है कवि का भी अंत हो गया है, ठीक है ना। वो हर चीज़ के अंत की बात करता है, एंड ऑफ हिस्ट्री। तो ये जो एंड ऑफ हिस्ट्री है, ये स्त्रीवादी अध्ययन पद्धति के माकूल नहीं है, उन अस्मिताओं के माकूल नहीं है जो अपनी लड़ाई लड़ रही हैं, क्योंकि उनको इतिहास चाहिए। इतिहास के बिना संघर्ष संभव नहीं है। इतिहास हमें अतीत को जांचने, वर्तमान को समझने और भविष्य को निर्मित करने की दृष्टि देता है। तो इस अर्थ में जब हम इतिहास के अंत की बात करेंगे तो दिक्कत होगी स्त्रीवादी और अन्य तरह के जो अस्मितामूलक विमर्श हैं उनके लिए। स्त्रीवादी अध्ययन पद्धति भी इतिहास के अंत में विश्वास नहीं रखता, क्योंकि इतिहास का अंत कर देंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि इतिहास में आपने कितनी क्रूरताएं की थी, कितने भेदभाव किए थे, कितने अलगाव के चोचले खड़े किए थे, ठीक है। इसलिए इतिहास का अंत हमें नहीं, हम तो अभी इतिहास से बहुत सारी चीज़ों को जान रहे हैं और उनके लिए समाहार या समाधान प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह से जो तमाम सैद्धांतिक विचार सरणियाँ हैं, उनसे स्त्रीवादी अध्ययन पद्धति कहीं टकराते हुए, कहीं ग्रहण करते हुए, कहीं उनसे कुछ चीज़ लेते हुए और कहीं उनको प्रत्युत्तर में बहुत सारी चीज़ें देते हुए आगे बढ़ती है। एक और चीज़, आखिरी जो बिंदु है वो हमारे समझने की ये है कि स्त्रीवादी साहित्य अध्ययन पद्धति केवल
साहित्य में स्त्री को देखने खोजने का नज़रिया नहीं है, बल्कि अपने आप में एक मुकम्मल नज़रिया है, एक समग्र दृष्टि है। जैसे अन्य कोई भी साहित्य अध्ययन दृष्टियाँ हैं, वैसे ही स्त्रीवादी साहित्य अध्ययन दृष्टि है, जो एक कंप्लीट संपूर्ण दृष्टि है। किसी भी चीज़ को इसके जरिए आप परख सकते हैं, वो चाहे साहित्य हो, वह चाहे राजनीति हो, वह चाहे अर्थतंत्र हो, वह चाहे समाज विज्ञान हो, या भूगोल ही क्यों न हो, या अंकगणित ही क्यों न हो। हम किसी भी स्ट्रीम में जैसे अन्य दृष्टियों को लागू करते हैं, वैसे ही साहित्य इतिहास के अध्ययन के क्रम में हम स्त्रीवादी अध्ययन दृष्टि को भी लागू कर सकते हैं। ये केवल स्त्री के जगहों को, स्त्री के खाली स्पेस को खोजने का माध्यम भर नहीं है। ये समझना भूल है कि स्त्रीवादी अध्ययन दृष्टि को साहित्य अध्ययन में लागू करने का अर्थ है केवल स्त्री की खोज नहीं। ये स्त्री की खोज ना होकर स्त्री के नज़रिए से दुनिया को समझने का जरिया है, दृष्टि है। ठीक है, और ये एक वैकल्पिक दृष्टि है।